मोहम्मद गोरी। ये नाम सुनते ही ना दिमाग में तराइन की जंग और पृथ्वीराज चौहान की कहानियां घूमने लगती हैं। सही है ना? लेकिन क्या गोरी की कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या वो सिर्फ एक हमलावर था या फिर एक ऐसा शातिर रणनीतिकार जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। वैसे कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप भी अपने गौरवशाली इतिहास पर एक हेल्दी और बिना किसी पक्षपात की चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। हम सब मिलकर वहां बात कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया ही क्यों? क्या वजह सिर्फ लूटपाट थी, जैसा महमूद गजनवी के वक्त हुआ करता था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की एकदम जड़ में है। देखिए, गोरी की कहानी भारत से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है सेंट्रल एशिया की सियासत से। और ये सिर्फ किसी की महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य की मजबूरी की भी कहानी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गौरी और महमूद गजनवी में जमीन आसमान का फर्क था। गजनवी भारत आता था, लूटता था और सारा धन लेकर वापस सेंट्रल एशिया। उसका मकसद सिर्फ इतना था। लेकिन गौरी का सपना वो बिल्कुल अलग था। वो यहाँ एक परमानेंट तुर्क साम्राज्य की नींव रखना चाहता था। वो सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक साम्राज्य निर्माता बनना चाहता था। तो सवाल उठता है, क्यों? वजह थी सेंट्रल एशिया की बदलती हुई पॉलिटिक्स। उस वक्त जो शक्तिशाली सेल्जुक साम्राज्य था वो कमजोर पड़ रहा था। और जब कोई बड़ी ताकत कमजोर होती है ना, तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई, ईरान का ख्वारिज़मी साम्राज्य और गौरी का अपना गौरीद साम्राज्य। अब हुआ ये कि ख्वारिज़मियों ने गौरी के लिए पश्चिम का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा बची थी, पूरब यानी हिंदुस्तान। और भारत की तरफ मुड़कर गोरी ने जो अपना पहला बड़ा कदम उठाया ना, वो उसकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। साल था 1078। गोरी ने सोचा कि राजपुताना के रेगिस्तानी रास्ते से सीधे गुजरात पर हमला कर दूं। लेकिन ये एक भयानक गलती थी। माउंट आबू के पास कसरहदा की लड़ाई में गुजरात के चालुक्य शासकों ने उसकी सेना को इतनी बुरी तरह से कुचला कि गोरी अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा। इस हार ने उसे एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया। हिंदुस्तान को जीतने का रास्ता राजपुताना के रेगिस्तान से नहीं, बल्कि पंजाब से होकर गुजरता है। और पंजाब पर कब्जा करने के बाद गौरी का सामना हुआ उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान से। इन दोनों के बीच जो दो लड़ाइयां हुई, उन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। 1191 में तराइन की पहली जंग। इसमें राजपूतों के शौर्य के आगे गौरी की सेना बिल्कुल टिक नहीं पाई। पृथ्वीराज चौहान की एक शानदार जीत हुई और बुरी तरह से घायल गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में कहानी पूरी तरह से पलट गई। इस बार गौरी ने एक ऐसी निर्णायक जीत हासिल की जिसने उत्तर भारत में तुर्क शासन के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक साल में ऐसा क्या बदल गया? देखिए, इस बार गोरी ने सिर्फ अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, उसने दिमाग भी चलाया, कूटनीति और कह सकते हैं धोखे का भी सहारा लिया। जो ताजुल मासीर किताब है, उसके हिसाब से गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक झूठा शांति प्रस्ताव भेजा। कहा कि भाई, मैं तो अपने भाई के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ, और बस राजपूत सेना इस धोखे में आ गई, थोड़ी लापरवाह हो गई। और फिर अगली ही सुबह सूरज निकलने से भी पहले गोरी ने एक जबरदस्त धावा बोल दिया। ये एक ऐसी चाल थी जिसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा लिख दिया था। तराइन की दूसरी जंग के बाद पृथ्वीराज चौहान का आखिर क्या हुआ, इस पर इतिहास में एक राय नहीं है। उस जमाने के फारसी ग्रंथ कहते हैं कि उन्हें विद्रोह के षड्यंत्र की वजह से मौत की सजा दी गई। वहीं जैन ग्रंथ और राजपूत महाकाव्यों में कुछ अलग अलग कहानियां मिलती हैं। और पृथ्वीराज रासू की जो लोकप्रिय लोक कथा है, वो तो हम सब जानते ही हैं। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार उसे सच नहीं मानते। तराइन की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, नहीं, ये एक पूरे साम्राज्य की शुरुआत थी। और गौरी सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक बहुत कुशल प्रशासक भी था, जिसने आने वाली सल्तनत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। गौरी का अपना कोई बेटा नहीं था जो उसकी गद्दी संभालता।
जब एक दरबारी ने इस पर चिंता जाहिर की तो गौरी ने एक ऐसा जवाब दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उसने कहा, दूसरे सुल्तानों के 1 या 2 बेटे होंगे, मेरे तो हजारों बेटे हैं, मेरे तुर्की गुलाम। और ये गुलाम सिर्फ नौकर नहीं थे, ये बहुत ही ट्रेंड मिलिट्री कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी ने इन्हें अपने साम्राज्य की कमान सौंपने के लिए ही तैयार किया था। अब सोचिए, जीते हुए इतने बड़े इलाके को संभाला कैसे जाए। इसके लिए गौरी भारत में एक बहुत ही क्रांतिकारी सिस्टम लेकर आया, जिसे कहते हैं अक्ता प्रणाली या इक्ता सिस्टम। ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत सिंपल। पूरी जमीन को अक्ता नाम के हिस्सों में बांट दिया जाता था। इन अक्ता को मिलिट्री कमांडरों को उनकी सैलरी के बदले दे दिया जाता था। वो कमांडर, जिसे अक्तेदार कहते थे, उस इलाके से टैक्स वसूलता, अपनी सेना का खर्च चलाता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता, और जो भी पैसा बचता उसे सीधा सुल्तान के खजाने में जमा करा देता। इसी सिस्टम ने दिल्ली सल्तनत को सदियों तक ताकत दी। गौरी की विरासत सिर्फ लड़ाइयों और प्रशासन तक ही नहीं रुकी, उसने अपने पीछे कुछ ऐसी चीजें छोड़ी जिन्होंने भारतीय इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। गौरी कितना होशियार और प्रैक्टिकल था, इसका सबसे बड़ा सबूत है उसके सिक्के। जरा सोचिए, उसने अपने साम्राज्य के 2 हिस्सों के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के सिक्के चलाए। गजनी में उसके सिक्के पूरी तरह से इस्लामिक थे, जिन पे सिर्फ अरबी में लिखा था, लेकिन भारत में उसने ऐसे सिक्के जारी किए जिनके एक तरफ देवी लक्ष्मी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसका नाम लिखा था, श्री मोहम्मद बिन साम। ये दिखाता है कि वो जानता था कि अगर यहाँ राज करना है तो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना होगा, उनके प्रतीकों का सम्मान करना होगा। गौरी की मौत के बाद उसका इतना बड़ा साम्राज्य उसके सबसे काबिल गुलाम जनरलों में बट गया। ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी मिला, नसीरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान और सिंध का इलाका मिला, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा मिला उसके सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी ने दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी। 15 मार्च 1206 जब गौरी पंजाब से वापस गजनी की ओर लौट रहा था, झेलम नदी के पास खोखर या इस्माइली हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी, और इसी के साथ उसके शासन का अंत हुआ और भारत में दिल्ली सल्तनत के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, कौन था मोहम्मद घोरी? एक कट्टर और बर्बर हमलावर जिसने यहाँ विनाश फैलाया, या फिर एक दूरदर्शी साम्राज्य निर्माता जिसने एक ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक चली? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है। आप तक इतिहास की ऐसी कहानियों को लाने में बहुत मेहनत और सच कहूं तो हिम्मत भी लगती है। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका यही सपोर्ट हमें और ज़्यादा ताकत देता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगर आपने ये पूरा विश्लेषण यहाँ तक देखा है तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस विषय पर आपकी क्या सोच है। आइए एक बहुत ही फ्रेंडली चर्चा करते हैं। और हाँ, प्लीज़ इस पेशकश को लाइक ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। शुक्रिया।